नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के 3 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंच गए हैं। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने उनकी आगवानी की। इस दौरान अमित शाह राज्य पार्टी को कोर समिति और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। साथ ही कई अन्य योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। विपक्ष के निशाने पर रहे पीएम केयर्स फंड को लेकर आयकर विभाग ने बड़ी जानकारी दी है। आरटीआई के जवाब में विभाग ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक ट्रस्ट है, इसका स्वामित्व और नियंत्रण भारत सरकार के पास है। फंड से महामारी जैसी आपात स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में अब हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। पीएम मोदी आज योजना का शुभारंभ करेंगे। देश में अपनी तरह की इस पहली योजना के लागू होने से प्रदेश के सभी नागरिकों को लाभ मिलेगा। 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कारगिल के गांव उम्बा में पहली बार बिजली पहुंची। यहां -25 डिग्री तापमान के बीच सरकार ने नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। पहली बार बल्ब जला तो ग्रामीणों के चेहरे भी चमक उठे। पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 4 राज्यों में टीकाकरण ट्रायल की योजना बनाई है। 28 से 29 दिसंबर के बीच आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम और गुजरात के 2 जिलों में इसका परीक्षण होगा। मंत्रालय के मुताबिक इन राज्यों में परीक्षण की तैयारी पूरी हो चुकी है। ब्रिटेन में एक ह्यूमन ट्रायल चैलेंज होने जा रहा है। लंदन के रॉयल फ्री अस्पताल में ये चैलेंज किया जाएगा। इसमें 2500 ब्रिटिश नागरिक जानबूझकर कोरोना पॉजिटिव होंगे। इसके बाद इन्हें वैक्सीन दी जाएगी। ऐसा इसलिए होगा ताकि वैक्सीन के नतीजों को परखा जा सके। वार्ता के नए प्रस्ताव पर किसान संगठन आज फैसला ले सकते हैं। कुछ संगठन समाधान निकालने के लिए बातचीत करने के पक्ष में दिखे। इसको लेकर आज किसानों की अहम बैठक होगी। सरकार को उम्मीद है कि वे 2-3 दिनों में किसानों के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। आज पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। आंदोलन के 1 माह पूरे होने पर किसान नेता 15,000 किसानों के साथ खनौरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश करेंगे। किसान नेताओं ने दिल्ली कूच को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। अब विदेश में बसे पंजाबियों ने भी किसानों से सीधे जुड़ने का ऐलान कर दिया है। एनआरआई चलो दिल्ली अभियान के तहत पंजाब के एनआरआई 30 दिसंबर को दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पहुंचकर किसान आंदोलन से जुड़ेंगे। इसके लिए एनआरआई विंग भी सक्रिय हो गई है। भारतीय रेलवे को किसानों के आंदोलन से 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ब्यास और अमृतसर के बीच रेलवे का एक पूरा हिस्सा कई दिनों से बंद है। इसके लिए गाड़ियों को तरन तारण होकर गुजारा जा रहा है। ये रास्ता लंबा है जिससे रेलवे को नुकसान हो रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। इस साजिश में विपक्ष के कई नेता शामिल हैं, जबकि नए कानूनों से किसान खुश हैं। उन्होंने राहुल गांधी को कानूनों को लेकर खुली बहस की चुनौती दी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार में कृषि क्षेत्र में कोई कमीशन कटौती और भ्रष्टाचार नहीं है। गांव किसानों और गरीब लोगों का सशक्तिकरण मोदी सरकार की प्राथमिकता है। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील की है कि वे मोबाइल की बिजली ना काटें। ऐसी कार्रवाई से लोगों को असुविधा होगी। उन्होंने किसानों को अपना संघर्ष संयम से जारी रखने की अपील की है। बता दें कि किसानों ने रिलायंस जियो के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर कई हवाई हमले किए हैं। इजराइल की सेना ने कहा है कि फलस्तीनी दहशतगर्दों ने दक्षिण हिस्से की तरफ से 2 रॉकेट दागे, जिसके बाद शनिवार सुबह गाजा पट्टी में कई स्थानों पर हवाई हमले किए गए हैं। इससे इलाके में तनाव हो गया है। इजराइल के विमान लेबनान के कई हिस्सों में भी उड़ान भरते समय बेहद नीचे देखे गए। कुछ नागरिकों ने बेरूत के आसमान में मिसाइलें देखने की बात भी कही है। सीरिया के मीडिया संगठनों ने दावा किया है कि इजराइल के हमले के खिलाफ सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की है। केरल के तिरुवनंतपुरम की आर्या राजेंद्रन देश की सबसे युवा महापौर बनी है। वो अभी गणित विषय में बीएससी कर रही हैं। बता दें कि हाल ही में हुए चुनावों में वाम गठबंधन और एलडीएफ ने 100 वार्डों में से 51 पर जीत दर्ज की थी। बैठक में आर्या को मेयर चुना गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में 27 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन सड़क परियोजनाओं की कुल लंबाई 439 किलोमीटर है, जिनकी लागत 2366 करोड़ रुपए है। इससे वाणिज्यिक वस्तुओं के परिवहन में आसानी होगी, रोजगार में वृद्धि होगी। जापान ने भारत को एशिया का गुरुत्व केंद्र बताया। उप रक्षा मंत्री यासुहिदे ने चीनी सेना के उत्तेजक रवैये को लेकर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि हालात से निपटने के लिए एक जैसी सोच वाले देशों का आपसी सहयोग बढ़ाना अहम है। भविष्य में क्वाड समूह मजबूत होकर उभरेगा। डीआरडीओ के वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को द साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। उन्हें ये सम्मान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया। इन्होंने ल्यूकोस्किन नामक दवा बनाई, जिससे अब तक 1.5 लाख से भी अधिक कोरोना के मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ई टिकटिंग प्रणाली के उन्नयन कार्य की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने ई टिकटिंग वेबसाइट को सुगम बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वेबसाइट को अपग्रेड किया जा रहा है। इससे टिकट बुक करते समय वेबसाइट हैंग नहीं होगी, जिससे लोगों को आसानी होगी। सीएम शिवराज चौहान ने जनता के कामों को लेकर कलेक्टरों को फटकार लगाई है। सीएम ने कलेक्टरों को हिदायत देते हुए कहा कि जनता का काम आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ऐसा न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान सीएम गहलोत ने केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम ने बीजेपी के जफर इस्लाम पर आरोप लगाया है कि वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश में शामिल है। बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, लेकिन उनका इस्तेमाल सरकार गिराने में करती है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के रवैये से परियोजना में देरी हो रही है। इससे देश की जनता का नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री का अपनी जिद पर अड़े रहना ठीक नहीं है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चक्रवात अम्फान से निपटने के लिए केंद्र द्वारा भेजी गई राशि का दुरुपयोग किया गया। कट मनी के कारण सीएम ममता ने बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि योजना नहीं लागू की। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के बयानों का पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आधे सच के साथ जनता को गुमराह कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बंगाल के लिए एक भी काम नहीं किया है। अभी तक 85,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि जारी नहीं हुई है। शिवसेना ने अपने संपादकीय में कांग्रेस को एनजीओ बताया। सामना में लिखा कि विपक्ष कमजोर हो चुका है, इसलिए सरकार उसकी बात नहीं सुन रही है। यूपीए गठबंधन को सशक्त नेतृत्व की जरूरत है। ये नेतृत्व एनसीपी मुखिया शरद पवार दे सकते हैं। सीबीएसई ने स्कॉलरशिप पाने के लिए छात्रों को एक और मौका दिया है। बोर्ड ने आवेदन करने की तिथि 28 दिसंबर तक बढ़ा दी है। सीबीएसई की ये मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है। ये सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए दी जा रही है, यानी वे माता पिता जिनकी सिर्फ एक बेटी है। कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में 22,272 नए मरीज सामने आए हैं। देश में लगातार छठे दिन 25,000 से कम मामले सामने आए हैं। अब कुल संक्रमितों की संख्या 1,01,69,000 हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के कयगाम इलाके में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में अब तक एक आतंकवादी को मार गिराया है। वहीं सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। भारत के 2 जहाजों के बंदरगाहों पर फंसने को लेकर चीन ने सफाई पेश की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसके पीछे भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ बिगड़े रिश्तों से कोई संबंध नहीं है। बता दें कि चीन की ये प्रतिक्रिया भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान के बाद आई है। जम्मू कश्मीर में पूजा देवी राज्य की पहली महिला बस ड्राइवर बन गई हैं। वो कठुआ की रहने वाली हैं। पूजा जम्मू कठुआ रूट पर यात्री बस चलाती हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पूजा से पहले किसी महिला ने यात्री बस नहीं चलाई थी। वे लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही भोपाल कलेक्ट्रेट के आदेश ने सियासत गरमा दी है। कलेक्ट्रेट ने कहा कि सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर दायरे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रतिबंध रहेगा। इसमें ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर, तांगा और बैलगाड़ी शामिल है। गुजरात के पाटीदार अमानत आरक्षण आंदोलन समिति के नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पाटीदार नेता अल्पेश कथीरिया पर सूरत पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर कार्रवाई की है। अल्पेश पर भीड़ जमा करके जन्मदिन मनाने का आरोप है। नेपाल के राजनीतिक संकट के बीच पीएम केपी शर्मा ओली ने एक और दांव चला है। केपी शर्मा ने अपनी कैबिनेट में 8 नए मंत्रियों को जगह दी है। इनमें कुछ मंत्री तो ऐसे हैं जो प्रचंड कैंप के माने जाते हैं। बताया जा रहा है कि इन्हें ओपी का समर्थन करने का इनाम मिला है। अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की जान लेने वाले को पाक कोर्ट से जमानत मिलने पर अमेरिका ने नाराजगी जताई है। अमेरिका ने कहा है कि फांसी की सजा पाए उमर सईद शेख को जमानत पर रिहा करने से पहले पाकिस्तान को विचार करना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर प्रदर्शन, हंगामा और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। ये रिपोर्ट घटना के मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के बयानों के आधार पर दर्ज की गई है। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान दफ्तर में तोड़फोड़ और हंगामा किया था। एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी ने कोरोना को लेकर ठाकरे सरकार और मुंबई को बड़ी राहत दी है। पहली बार धारावी इलाके में एक भी कोरोना का केस नहीं मिला है। बता दें कि धारावी में 1 अप्रैल को पहला केस मिला था। इस समय 8200 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में मलयालम सिनेमा के जाने माने एक्टर अनिल पी का निधन हो गया है। उनकी जान पानी में डूबने से गई है। पुलिस ने बताया कि अनिल मालनकारा रिजर्वायर में नहा रहे थे। इसी दौरान वो डूब गए थे। इससे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है।
मंच पर पीछे की कुर्सी मिलने से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा नाराज हो गई, जिसके बाद वो कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चली गई। बता दें कि जिला बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम था। इसमें पार्टी अध्यक्ष बीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान, साध्वी प्रज्ञा समेत अन्य नेता शामिल थे। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने धन्नीपुर मस्जिद की डिजाइन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद डिजाइनदार नहीं, साधारण होनी चाहिए। विदेशी नक्शे पर आधारित मस्जिद की जरूरत नहीं है। लोग मस्जिद को मस्जिद के नाम से जाने। बाबर हमारा मसीहा नहीं है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। चुनाव रविवार को होगा। भाजपा जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। इनेलो ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों पर कथित अत्याचार के विरोध में चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की है। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किसान सम्मान निधि के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। ये 4200 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने गाय किसान बचाओ पदयात्रा शुरू की। पार्टी ने गौशालाओं में गायों की कथित दुर्दशा को उजागर करने के लिए ये यात्रा शुरू की है। राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि श्री कृष्ण राम के प्रदेश में गायों की दुर्दशा देखी जा सकती है। सरकारी गौशालाएं यातना गृह बन गई हैं। एनआईटी श्रीनगर के छात्र आईआईटी दिल्ली के पीएचडी पाठ्यक्रम में सीधे प्रवेश ले सकेंगे। इस संबंध में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। सरकार ने ये पहल घाटी के युवाओं के विकास के लिए की है। छात्रों को प्रधानमंत्री अनुसंधान छात्रवृत्ति सहायता भी दी जाएगी। सीएआईटी ने जीएसटी की समीक्षा करने की केंद्र से मांग की है। सीएआईटी के अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बताया कि जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इसमें 50 लाख मासिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी का 1% हिस्सा नकद देने के प्रावधान का विरोध किया गया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से दिल्ली आ रहे किसान और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव हो गया है। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियों के जरिए बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं, साथ ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि बाजपुर पुलिस ने यूपी उत्तराखंड बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है। यूपी के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल शुक्रवार को खत्म हो गया है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अब तक पंचायत चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी नहीं की है। वहीं पंचायत चुनाव में देरी की वजह से कोरोना को बताया जा रहा है। बता दें कि यूपी के 58,758 ग्राम पंचायतों का 2015 में चुनाव हुआ था। हाथरस कांड में आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की दाखिल होने वाली चार्जशीट का करणी सेना भारत ने विरोध शुरू कर दिया है। इसको लेकर करणी सेना के लोग हाथरस के एक होटल में जमा हुए थे। पुलिस ने इन लोगों पर शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में अपने रेगुलर कप्तान विराट कोहली के बिना ही मैदान पर उतरी है। टीम की कमान अजिंक्य रहाणे के हाथों में है। भारत ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों ने कहर ढाया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 195 रन पर ऑल आउट हो गई। बुमराह इस पारी में 4 विकेट हासिल कर चुके हैं। वहीं आर अश्विन ने भी 3 विकेट झटके हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एक भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा पाया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।